हाँ जी मेरे CSEET वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अनुज सिंह तोमर सर हाजिर हूँ। अपने CS का आरंभ बैच चल रहा था और हमने करा था बेसिक से शुरुआत, और बेसिक का लेक्चर 1 हमने कर लिया था कंप्लीट, जिसमें मैंने अपने बच्चों को बहुत 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 आराम से प्यार से अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स की स्टेप क्या है, अकाउंट्स और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव कवर करे थे। आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं। आज हम अकाउंट्स की कुछ और थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरी पे काम करने वाले हैं। ऑफ कोर्स थ्योरी है मेरे बच्चे, आई नो, बट जैसे ही हम ये थ्योरी कवर करेंगे तो हमें अकाउंट्स का एक इफ एंड बट पता चल जाएगा कि सर अकाउंट्स कैसे वर्क करती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इसके प्रोसेस पे आएंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कैसे वर्क करती है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस सब करा दूंगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं लेक्चर 2 हमारा। हाँ जी मेरे बच्चे, तो एक पहले क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में क्या क्या बातें पढ़ी थी। फिर उसके बाद कुछ बची कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आज मुझे आपको पढ़ाना है लिमिटेशन अकाउंट्स की, सब फील्ड मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, और हमारा कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है हमारे अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्लियर है? बट उससे पहले एक मैं क्विक रिवाइज कराता हूं आपको कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सर मेरे बच्चे देखो, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं मेरे बाबू, जो हमें किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं, उनको बनाने के मेरे पास दो मेन रीजन है कि भैया मुझे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे जानना है कि मेरा प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, तो मुझे उस बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कि भैया मुझे पता लगाना है मेरे बिजनेस का लेवल क्या है, हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे स्ट्रांग है या वीक है, तो मुझे उस बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता था बेटा, हम टोटल 6 स्टेप में काम करते थे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते थे, सारी ट्रांजैक्शन को नहीं सर, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, फिर उनको दिमाग में रखते थे, नहीं सर हम उनको रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड करने के लिए अगर हमारी छोटा बिजनेस है जनरल, बड़ा बिजनेस है सब्सिडरी, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते थे कि सर जी जो भी हमारी रिकॉर्डिंग हुई है ट्रांजैक्शन, उनको ग्रुप बनाते थे, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनके ग्रुप बनाते थे जिन्हें हम क्लासिफिकेशन करते थे। देन फाइनली समराइज करते थे 5 चीजों में कि ट्रायल बैलेंस के हिसाब से कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी कैपिटल है, कौन सी इनकम है और कौन सी एक्सपेंस। लेकिन प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद हम क्या चुप हो जाते थे? नहीं सर, हम उसको एनालाइज करते थे, एनालाइज करके हम उसका इंटरप्रिटेशन निकालते थे कि हम और कैसे क्या अच्छा कर सकते हैं, डिसीजंस लेते थे, बोलो है ना, एंड डिसीजन लेके चुपचाप अपने दिमाग में रखते थे, नहीं सर उसे कम्युनिकेट कर देते थे, जो भी हमारा एंड यूजर है हमारे अकाउंट्स का उसको हम कम्युनिकेट करते थे। टोटल ये 6 स्टेप थे, पर स्टार्टिंग के 3 स्टेप को हम लोग क्या बोलते थे? बुक कीपिंग। इस पे भी हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था कि बेटा बुक कीपिंग क्या है सर जी, प्राइमरी स्टेज है, रूटीन वर्क है, छोटा मोटा काम है, मतलब कोई इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। अकाउंट्स को बनाने के फायदे क्या होते थे सर? ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे कि बेटा हमें सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करके कौन दे रहा है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कौन करके दे रहा है? अकाउंट्स दे रहा है बेटा। अगर हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है तो प्रॉफिट लॉस कौन बताएगा? अकाउंट्स। हमें बैलेंस शीट पोजीशन जाननी है, कौन बताएगा? अकाउंट्स। हमें डिसीजन लेने में हेल्प कौन करेगा? अकाउंट्स। डिसीजन सपोर्ट कौन करेगा? अकाउंट्स। बेटा हमारे लिए सॉल्वेंसी पोजीशन कौन बताएगा? अकाउंट्स। ये सारे कुछ फायदे थे या ऑब्जेक्टिव थे। फंक्शन, अकाउंट्स के क्या क्या काम है, तो हमने बोला था फंक्शन के नाम पे अगर मैं बात करूं तो बेटा फंक्शन के नाम पे हम सबसे पहले बात करते थे करंट सिचुएशन को मेजर करते थे। सॉरी, मेजरमेंट करते थे। फिर उसके बाद फ्यूचर को हम फोरकास्ट करते थे, इसी से हेल्प हो जाती थी कि फोरकास्टिंग हो जाती थी। फिर हम बेटा कंपेयर करते थे, जो हमारी करंट और पास्ट की जो चीजें हैं उसको कंपेयर करते थे। फिर हम डिसीजन लेते थे, डिसीजन लेने में हेल्प करता था। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और जो गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस टैक्सेशन है उनमें कहीं ना कहीं काम करते थे कि भाई गवर्नमेंट को जो कंप्लाइंसेस करनी है वो कंप्लाइंसेस, जो टैक्स देना है वो टैक्स देते थे। ये सारे काम हमने करने सीखे थे और यही सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो मैंने एक बार प्रॉपर समराइज कर दिया कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। बट आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे बाबू, वो है हमारा स्कोप ऑफ अकाउंटिंग।
बिल्कुल प्योर थ्योरी है और कुछ भी नई चीज नहीं मिलेंगी, वही चीजें घूम फिर के वापस आएंगी। और आज हम अपना पहला चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद अगले चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे चलेंगे, है ना। ठीक है, मतलब यूनिट खत्म हो जाएगा हमारा स्कोप वाला। पर फिर भी आ जाओ सर, स्कोप क्या है? स्कोप मतलब दायरा। अकाउंट्स क्या क्या करती है, फंक्शन से ही जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। देखो, सबसे पहले अकाउंट्स आपकी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक बुक कीपिंग करके दे रही है भाई। ये पहला दायरा है, पहला काम है उसका, पहला स्कोप है कि जितनी भी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये सारा काम हमारी अकाउंट्स का है। बिल्कुल थ्योरी है, सिस्टमैटिक प्रोसेस से हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बेटा बुक्स में कहीं ना कहीं जर्नल के थ्रू या कैश बुक सब्सिडरी की तरह कंप्लीटली और क्रोनोलॉजिकल तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमैटिकली कंप्लीट तरीके से हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, सीक्वेंस डेट वाइज, जैसे जैसे घटना घट रही है वैसे वैसे क्रोनोलॉजी से रिकॉर्ड करते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी बात बेटा, आपको सारी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई और समराइजिंग लेजर्स बनाने में और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने में भी कौन हेल्प करता है? अकाउंट्स। तो यही अकाउंट्स का काम है कि बेटा वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं उनको कैटेगराइज, बोले तो ग्रुप बनाने में, बाय पोस्टिंग लेजर बनाने में हेल्प करती है और फिर उसे ट्रायल बैलेंस में समराइज करती है कि बेटा एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है। बहुत बढ़िया। एंड द फाइनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहां से हम निकालते हैं पीएनएल अकाउंट, यहां से हम निकालते हैं बैलेंस शीट, यहां से अगर हमारा कंपनी अकाउंट है तो कैश फ्लो। मतलब हमारा अल्टीमेट तीसरा काम होता है प्रिपेयर और प्रेजेंट करना, बनाना और शेड्यूल थर्ड जैसी चीजों की तरीके से प्रेजेंट करना। क्या मेरे बाबू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमारा पीएनएल आता है, हमारी बैलेंस शीट आती है, हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, जिससे हम अपने यूजर को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। क्या बोलूं मैं? 3 काम बेटा, 3 काम, जल्दी बोलो। पहला ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, दूसरा क्लासिफिकेशन और समराइज करना और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना। ये पहले 3 मेन काम है भाई अकाउंट्स के। इन 3 कामों से तो अलग ही नहीं बात होगी। तो वही स्टेप से का काम बन रहा है, ये स्कोप काम तो वही है ना। स्कोप बोलो या आप प्रोसेस बोलो, बात वही है। और सर अगला डिसीजन में हेल्प कर रहा है। लो भाई, पहले डिसीजन पढ़ लो। एनालाइजिंग, सर हम अपने मैनेजमेंट्स को प्लानिंग करने में, सर जी उनको बजट बनाने में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में, स्ट्रेटजी बनाने में, ये सब अकाउंट्स हेल्प करती है कि भाई एनालाइज करो प्रॉफिट एंड लॉस को, एनालाइज करो बैलेंस शीट को, रेशियोज बनाओ, कंपेरेटिव कॉमन सेंस बनाओ और वहां से एनालाइज करके बढ़िया सा काम करो। ठीक है, चलो बाकी अब आता है लॉस और स्टैंडर्ड। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी एएस पढ़ोगे आप, जितने भी आपके लॉ हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो आगे चल के सेबी की गाइडलाइंस हो, सर ये सब कहीं ना कहीं अकाउंट्स में कहीं ना कहीं कुछ कंप्लाइंसेस बोलते हैं कि भाई आपको अकाउंट जब करोगे तो डबल एंट्री पे होनी चाहिए, एक्यूरल बेसिस पे होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो सब कौन कंप्लाइंस करके देगा बेटा? अकाउंट्स हेल्प करेगा। इंश्योरिंग दैट प्रोसेस जो है फॉलो हुआ है, अधेर मतलब फॉलो हुआ है, वो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट या इनकम टैक्स या फिर प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो एएस या इंडियस, जिसको भी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके हिसाब से काम करना। तो अगर आप 5 भी ध्यान रख लो तो बेटा काम बन जाएगा। दोबारा सोचो 5 कैसा? पहला, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर उनको क्लासीफाई करना, समराइजिंग करना, प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और डिसीजन लेना। और फिर एक आ जाता है भैया जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, जो भी हमारे पास लॉ और एएस है, उनको फॉलो करना। और बेटा यहीं से बन जाएगा आपका टैक्सेशन में हेल्प करना। हमें किस गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उस टैक्स के लिए हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चाहिए कि हमने इस साल कितना कमाया। तो वो कमाई हमें कहां से पता चलेगी? अकाउंट से। और अकाउंट से अगर प्रॉफिट पता है तो मैं बहुत इजीली उस पे प्रॉफिट पे टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो टैक्स देने में हेल्प कौन करेगा? अकाउंट्स देगा आपको पीएनएल निकाल के कि भाई इस साल ये कमाया तो ये कमाई पे ये टैक्स बनता है, उठा के दे दो। बहुत बढ़िया। सर ऑडिट सुना है? ऑडिट सर जी स्टैच्यूटरी ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये कुछ ऑडिट्स के टाइप हैं। क्या होता है ऑडिट? ऑडिट सिंपल है, जस्ट एन चेक। एक चेक है, जस्ट अ चेक कि भाई आपने जो भी कंप्लाइंसेस करी हैं, जैसे सेक्रेटेरियल ऑडिट, जो भी आपकी लॉ कंप्लाइंसेस है वो सही से पूरी हुई हैं नहीं हुई हैं। जो स्टैट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, इनमें कंट्रोल्स, इनमें स्टैट ऑडिट में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स, ये सब चेक होते हैं कि भाई सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इनको चेक करने में भी आपको कहीं ना कहीं अकाउंट्स की हेल्प चाहिए होगी कि भाई आपने जो बीएनएल बनाया है, जो बैलेंस शीट बनाई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है, वो ऑडिटिंग से भी। तो भैया मेंटेन क्लियर
एंड कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिससे आपका ऑडिटर जो है वो इसे वेरीफाई करता है, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और फेयरनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी सेफगार्डिंग एसेट्स को भी आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो विद द रिकॉर्ड। एक बात सोचो मेरे बच्चे, मेरी बच्चे बात सोचो, ठीक है। मान लो मैंने पूरे साल कैश में काम धंधा किया, पैसा आया पैसा गया पूरे, और कैशियर कैश का मेंटेन कर रहा है। जस्ट सोचना, मेरा कैशियर पूरा कैश संभालता है, वो पैसा लेता है पैसा लगता है, बात खत्म। अब मैंने मंथ एंड में उससे पूछा, बेटा जरा काउंट करके बता फिजिकली कितना कैश पड़ा है। उसने फिजिकली काउंट करा और मुझे बोल रहा है सर जी 1.5 लाख रुपए पड़े हैं कैशियर में जो कैश बॉक्स है, जो गल्ला है हमारा, उसमें 1.5 लाख रुपए पड़े। अब वो 1.5 लाख सही है या गलत है कैसे पता चलेगा? उसने काउंटिंग सही करी है या कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, मैं कैसे वेरीफाई करूं? तो मैं कैश बुक मंगाऊंगा कि भाई ऐसा है, कैश बुक लिया, जरा हम भी रिकॉर्ड देखें अकाउंट्स के हिसाब से कितना पैसा आया कितना पैसा गया, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, और वो रिकॉर्ड जो हैं उनको कंपेयर करेंगे फिजिकल कैश से कि भैया पता चले कि हमारा एज पर दी अकाउंट्स कैश था 1.5 लाख, सॉरी 180, और एज पर द फिजिकल कैश काउंट करा तो 1.5 लाख, तो 30,000 की गड़बड़ है। 30,000 का या तो एरर है या कोई फ्रॉड है, कुछ तो है। तो भाई अगली बार, पहली बार तो ये वाली दिक्कत खत्म होगी, उससे पूछेंगे भाई 30,000 की क्या गड़बड़ है, और अगली बार जब भी वो चोरी करने बैठेगा या गलती करेगा तो 10 बार सोचेगा कि भाई ये क्रॉस चेक कर लेंगे। सोचो अगर अकाउंट्स ना हो तो कैसे होगा चेक। क्लियर है? तो सेफ गार्ड एसेट्स, ऐसे ही आप कैश की बात करो, इन्वेंट्री की बात करो, मशीन्स की बात करो, तो घपलाबाजी ना हो, तो एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन और अकाउंट्स दोनों जरूरी है, ताकि हम दोनों को जब रिकंसाइल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया गड़बड़ है या नहीं है। बीआरएस पढ़ा है ना, पढ़ाऊंगा मैं बीआरएस, एक और तरीका है, ठीक है। तो ये सारा दायरा है अकाउंट्स का बेटा, आराम से इसमें 5 पॉइंट याद कर लो कोई भी। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, टैक्सेशन में हेल्प करना, ऑडिट में हेल्प करना, डिसीजन लेने में हेल्प करना, और एसेट्स को सेफगार्ड करने में अकाउंट्स आपकी हेल्प करता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, खत्म। सिग्निफिकेंस अगेन इंपॉर्टेंस है, मैं आपको ये सेल्फ दे सकता हूं, आप इसे सेल्फ पढ़ोगे। अच्छा सर एक बात बताओ, हमें ये पीपीटी कैसे मिलेंगी? बाबू देख, पीपीटी के लिए मैं बोल देता हूं, आप डीसी लाइन की ऐप पे जाओ, हमारी ऐप डाउनलोड करो, वहां पे डाउनलोड करके आप एक फ्री सेक्शन में जाओगे तो वहां पे सीए, सीएस, सीएमए तीनों का अलग अलग सेक्शन है, तीनों के अलग अलग मटेरियल पढ़े, वहां पे जाके तू ये मटेरियल डाउनलोड कर सकता है जो यहाँ पे है। ठीक है, तो जिससे भी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर तुझे ये वाली पीडीएफ या पीपीटी चाहिए होगी तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, जा फ्री मटेरियल में डाउनलोड कर ले। तो मुझे मत पूछ कि सर ये कहां से मिलेगा, जा डीसी लाइन की ऐप में फ्री मटेरियल से डाउनलोड कर ले। ठीक है, ये तो सेल्फ पढ़ेगा, मैं दोबारा एक बार बस दिखा देता हूं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अकाउंटेबिलिटी शेयर होल्डर्स को बताता है कि भैया क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीजें, कंप्लाइंस करने में हेल्प करता है, टैक्सेशन वगैरह में हेल्प करता है, ये सारी बात है। तो ये आप पढ़ लेना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस की वैल्यूएशंस करने में, फ्यूचर के रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करता है, फ्यूचर फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेना, इसमें दिक्कत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लिमिटेशन, सब फील्ड से पहले लिमिटेशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स की क्या क्या कमियां हैं बाबू, ये याद रखना आराम से, पहले मेरे साथ देखो, उसके बाद इन पे आते हैं। लिमिटेशंस क्या है बच्चे? लिमिटेशन ये है, देखो हमने अकाउंट्स के कई सारे फायदे पढ़ लिए, स्कोप पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, अल्टीमेट घूम फिर के यही आता है कि भैया प्रॉफिट लॉस निकालने में हेल्प कर रहा है, पोजीशन निकालने में हेल्प कर रहा है, डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, टैक्सेशन निकालने में हेल्प कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है। ठीक है, फोरकास्ट करने में हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें। बट कमियां भी हैं अकाउंट्स की, पता है कमियां क्या है? कुछ कमियां मैं बताता हूं सर। हम ना आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा कि अकाउंट्स में ना हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसी की बात करता हूं। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि सर जी आप जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसे आप रिकॉर्ड करोगे। अगर वो मेजर हो सकती है, अगर वो मनी में मेजर हो सकती है, मनी में कन्वर्ट हो सकती है, तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे। आगे जाके पढ़ाऊंगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन नॉट मेजर इन मनी, मनी में आप उसे मेजर नहीं कर सकते, इमोशंस, एम्प्लॉय, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपका मैनेजमेंट, ऐसी कोई भी चीज है जो आपके बिजनेस को बहुत इंपैक्ट तो डालती है बट आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो बेटा अकाउंट्स कहता है उसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे।
दिस इज द वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज कि अकाउंट्स नॉन मॉनेटरी चीजों को, नॉन मॉनेटरी इमोशंस को इग्नोर करता है प्रॉपरली, कहता है भैया मुझे लेना देना नहीं है। मेरी डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन दोनों ने मेरी कंपनी छोड़ दी। अकाउंट्स इस घटना को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएगा। मुझे स्टॉक मार्केट लाल दिख जाएगा, मुझे हर दुनिया में न्यूज़पेपर में मेरे बारे में दिख जाएगा कि मेरी कंपनी दिक्कत में आने वाली है फ्यूचर में, पर अकाउंट्स आज इसके बारे में मेरे को कोई एंट्री नहीं करने देगा। अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें रोनाल्डो ने कहीं ना कहीं पेप्सी की कैन हटा दी थी, पेप्सी या कोका कोला की कैन हटा दी थी और पानी की बोतल आगे कर दी थी। उसकी वजह से कोका कोला या पेप्सी जो भी थे उनको काफी भारी नुकसान हुआ, शेयर मार्केट एकदम गिर गया। पर क्या उस टाइम पे उन्होंने बुक में कोई एंट्री मारी होगी अकाउंट्स में? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन उनकी मॉनेटरी में नहीं हुई, उन्हें नहीं पता कि इस घटना से उनको आगे फ्यूचर में कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज उनकी मार्केट में वैल्यू गिर गई पर अकाउंट्स में बुक वैल्यू में कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कई बार हो जाती हैं, कुछ न्यूज हुए, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे फेवर में नहीं आई, तो अकाउंट्स कहता है इग्नोर मारो, सीधी सी बात है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इग्नोर मारो। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और है, यही मैं लिखता जाता हूं सारे पॉइंट। एक और पॉइंट है, अकाउंट्स में कई बार हम ना सर जी कुछ एस्टीमेट लगाते हैं, अभी सारे पढ़ा दूंगा मैं, कुछ एस्टीमेट लगाते हैं। जैसे कि आपने बोला कि सर एक मशीन खरीदी है हमने 20 लाख की, ठीक है सर। अब 20 लाख इस मशीन की लागत है, दिस इज कॉस्ट, ठीक है। अब आपने बोला इस मशीन को हम यूज करेंगे, डन, इस मशीन को यूज करेंगे तो बेटा इस पे डेप्रीशिएशन लगना चाहिए, बहुत बढ़िया, ये हमारे अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है जिससे हम आगे पढ़ेंगे। पर पॉइंट इज डेप्रीशिएशन निकालने के लिए आपको इस मशीन की 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें? 3। एक इसकी कॉस्ट जो मेरे पास ऑलरेडी है, मान लो कितनी है, 20 लाख। एक वो बोलता है इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ, कि कितनी लाइफ लगती है, कितने साल आप चलाओगे, और जब चला दोगे क्या उसकी एक्सपेक्टेड कोई मार्केट या स्क्रैप वैल्यू मिलेगी क्या, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। कि मान लो अगर मुझे लगता है मैं 10 साल मशीन को चला लूंगा तो 10 साल बाद भी इसे बेचूंगा तो 50,000 तो मुझे कबाड़ के भाव मिल ही जाएंगे। पर क्या मैं ये बोलूं ये दोनों चीजें बेटा एक्चुअल है या एस्टीमेट है? ये एक्चुअल है क्या पक्का 10 साल चलेगा? क्या पक्का 10 साल बाद मुझे 50,000 रुपए मिल जाएंगे? नहीं, जस्ट अनुमान है। अब क्या फर्क पड़ता है? अब अनुमान है तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं डेप्रीशिएशन निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट, जितना हमने खरीदा माइनस जो हमें मिल जाएगा बेटा, तो हमारी नेट लागत पड़ी 1950 कि भैया ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो मैं कहूंगा 20 लाख में से 50,000 तो रिकवर हो जाएगा, बचा कितना मेरे बाबू? 19,50,000, और 19,50,000 में कितने साल यूज करूंगा? 10 साल, तो हर साल 1,95,000 का डेप्रीशिएशन खर्चा आएगा। ठीक है सर, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ही दिक्कत है इसमें, मुझे दिक्कत ही दिक्कत है। पता है क्या सर, आपने ये जो 10 साल यूज किया, आपने जो यहाँ पे 10 साल लिखा, 10 साल जो ये यूज किया, अगर आप इसके साथ छेड़खानी कर दो, आप बोलो 10 नहीं 5 तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। आप बोलो 5 नहीं 15 तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। और डेप्रीशिएशन खर्चा है, खर्चा अगर बढ़ेगा और कम होगा तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और कम होगा। इसका मतलब है अकाउंटेंट साहब, आपने डेप्रीशिएशन के साथ छेड़खानी करी, आपने अनुमान बदले, आपकी अकाउंटिंग बदल जाएगी, आपका अकाउंटिंग रिजल्ट्स बदल जाएंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशंस बदल जाएंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं बोलूं तो अकाउंट्स एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट मतलब जो लिखा है वो नहीं है, बदल सकती है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, कंपनी का अकाउंटेंट, बिजनेस का अकाउंटेंट के हाथ में है कुछ चीजें, वो बढ़ाना चाहे बढ़ा दे, कम करना चाहे कम कर दे। तो भैया हम एग्जैक्टली तो कह नहीं सकते कि इतना ही है, कम ज्यादा हो सकता है। तो भाई ये क्या बात हुई? आपने बोला मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपए, तो क्या ये 10 लाख एग्जैक्ट कमाया आपने? नहीं, इसमें अनुमान भी तो है, अनुमान के हिसाब से 10 लाख बचा है। अब अगर अनुमान चेंज कर दो तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेशंस है। ठीक है, इसी पर एक और बात करता हूं मैं। तीसरा पॉइंट है मेरे बाबू कि हम जब भी कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, एसेट खरीद के लाते हैं, जैसे मैंने बोला मैंने मशीन खरीदी, मशीन को खरीदने में मेरे को लागत लगी 20 लाख, मेरी जेब से 20 लाख रुपए गए, पर ये मशीन मैंने खरीदी थी, मान लो ये मशीन मैंने खरीदी थी। अब मशीन छोड़ो, मैं कहता हूं मैंने ना मशीन तो आपको तब भी बात चलेगी। मैंने बोला मैंने एक लैंड खरीदी थी, एक या मैं बोलूं तो 2000
10 में कितने की? 10 लाख रुपए की। मैंने 10 लाख रुपए पे किए थे, ये इसकी कॉस्ट है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप, आगे जाके पढ़ोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसेट जितने पे खरीदते हो उतने पे ही आप उसे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है जी, डन है। पर आज 2026 है और 2026 में इस लैंड की वैल्यू बेटा 10 लाख से हो गई है 10 करोड़। ओ माय गॉड, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 करोड़। इसकी करंट वैल्यू कितनी है? 10 करोड़। पर हम इसे आज भी किस में दिखाएंगे? 10 लाख में। इससे नहीं दिखाएंगे मार्केट वैल्यू, तो कहीं ना कहीं कमी तो है। आप लोगों को बता रहे हो मेरे पास एक लैंड है 10 लाख की, पर एक्चुअल में वो 10 लाख की नहीं है बाबू, 10 करोड़ की है। तो आपने अपनी वैल्यू छुपा दी, आपने मार्केट वैल्यू इग्नोर कर दी, तो बाबू ये तो कहीं ना अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, तो कुछ पढ़ते हैं बेटा, कुछ पहले पढ़ लेते हैं। आप देखो, सबसे पहला क्या है लिमिटेशन में? हिस्टोरिकल नेचर है बाबू। क्या हिस्टोरिकल नेचर है? कि हम जनरली जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी पास्ट में इवेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसको उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। जितना हमने उस पर खर्चा किया कॉस्ट, हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं बेटा। हम उसको इफेक्ट नहीं करते करंट मार्केट वैल्यू, एसेट्स और लायबिलिटी की। हमें उसकी आज की मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। लैंड वाला एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, बढ़िया। दूसरा एस्टीमेट है भाई साहब। कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं मैनेजमेंट के जजमेंट और एस्टीमेट पे, अनुमान पे। लाइव 10 साल, स्क्रैप वैल्यू 50,000, फलाना फलाना। बेटा चीजें बदल जाएंगी, जिससे वेरी करेगा एक जगह, एक पर्सन से पर्सन, और उसकी वजह से हम एक्यूरेसी और कंपेरेबिलिटी पे सवाल उठा देते हैं कि भाई पता नहीं, इसने कुछ और एजम्पशन लिए हैं, इसने कुछ और एस्टीमेट लिए हैं, इसने कुछ और लिए हैं, तो अकाउंट में रिजल्ट अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स बेटा, जितनी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी क्वालिटेटिव, जिन्हें आप ओनली रिकॉर्ड कर सकते हो मनी में, मॉनेटरी वैल्यू, उन्हें तो रिकॉर्ड करते हो, बाकी सबको क्या कर देते हो? इग्नोर कर देते हो क्वालिटेटिव बातों को। तो बेटा ये भी अकाउंट्स की एक कमी है। तो 3 बातें, 3 एग्जांपल दे दी थे मैंने। नॉन मॉनेटरी को इग्नोर करते हैं, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हैं, और कहीं ना कहीं बाबू, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एस्टीमेट लेके चलते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। बेटा छेड़खानी हो सकती है। देखो खुद सोचो, अकाउंट्स जो बनाई जाती है वो बिजनेस की बनाई जाती है। बिजनेस किसका है? मालिक का है। बिजनेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? मालिक। बिजनेस की अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट किसका एम्प्लॉय है? मालिक का। मालिक के हाथ में रखना है रखो, नहीं रखना है निकाल दो। इसका मतलब है अगर मैं अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करवा रहा हूं, तो जो अकाउंटेंट है बेटा वो भी मेरे कंट्रोल में है, और जब कंट्रोल में है तो मेरे इशारों पे चल रहा है। बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो उस केस में कहीं ना कहीं मैं एक मैनिपुलेशन करा सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि एक काम कर बेटा, इस साल थोड़ी सेल ज्यादा दिखा दे। वो कहेगा सर सेल है ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 लाख की फेक सेल दिखा दे। वो कहेगा नहीं दिखा रहा। मैं कहूंगा कल से ऑफिस मत आइयो बेटा, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं नया एम्प्लॉय रख लूंगा, नया अकाउंटेंट रख लूंगा। तो मेरे हाथ में है कि मैं तुझे मैनिपुलेट करा सकता हूं अकाउंट्स को, कि भैया इस साल ज्यादा इनकम दिखानी है, ज्यादा इनकम दिखा दो, इस साल कम दिखानी है, कम दिखा दो। सर ये तो बुरी बात है। हाँ, तभी तो जन्म होता है शक्तिमान का। सर ऑडिट करते हैं ना हम लोग, कंपनी सेक्रेटरी जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब ऑडिट के लिए क्यों बने? ऑडिट का मतलब ही है कि भाई जो अकाउंटिंग हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं कमी तो है। कमी तो है। एक मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट चाहे तो वो अकाउंटिंग डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा इन अ वे जिससे वो एक अच्छी इमेज, फेवरेबल पिक्चर दिखाए सामने वाले को, जबकि रियलिटी में तो कहीं ना कहीं बेकार है। क्लियर है? रियलिटी में मेरे को दिक्कत चल रही है बिजनेस में, पर मैं दिखा रहा हूं हो सब कुछ बढ़िया है, मस्त प्रॉफिट कमा रहा हूं, मस्त मेरी बैलेंस शीट नजर आ रही है, पर बेटा रियलिटी में तो कुछ और है। मुझे बैंक से लोन लेना है, तो बैंक को बेवकूफ बनाने के लिए मैं अपने अकाउंट्स में चेंजेस करा देता हूं, ताकि अच्छी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखे, अच्छी अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखे, और बैंक मुझे लोन दे दे। ठीक है जी। हम जो कभी भी इन्फ्लेशन की बात नहीं करते, अकाउंट्स पास्ट के बेसिस पे बनती है। हमेशा अकाउंट्स में जो भी चीजें होती हैं वो होती हैं जो हो चुकी हैं। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं कहते फ्यूचर में इन्फ्लेशन होने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, तो उसको कभी भी कंसीडर नहीं करते। ये एक अकाउंट्स की है दिक्कत। और दूसरा स्टैटिक इन नेचर है बेटा। सिंपल सी बात है, हम लोग हमेशा अकाउंट्स में जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं वो एकदम फिक्स्ड है। हमें यही प्रिंसिपल, यही मेथड, यही फॉर्मूले लगाने हैं, कोई और ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। जो अकाउंटिंग में लिखा हुआ है वही हमें फॉलो करने पड़ेंगे, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। इसमें एक लिमिटेशन और भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, नॉट रिफ्लेक्ट, लिखना चाहो तो लिख लो, नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर पोजीशन, नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर। वो हमें फ्यूचर नहीं दिखाती, हमें पास दिखाती है।
ठीक है, अकाउंट्स हमें फ्यूचर नहीं दिखाती है, पास्ट दिखाती है कि भैया जो हो गया है, पिछले साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमारी ये पोजीशन है, बट व्हाट अबाउट फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में अकाउंट्स बात नहीं करती है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन है बेटा, अच्छे से याद रख लेना। मैंने तो लिख दी 7, इनमें से कोई भी 5 अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेना। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। बाबू क्या क्या बोला मैंने, जल्दी से बता। हिस्टोरिकल नेचर, भाई साहब पुरानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम, कॉस्ट पर मार्केट वैल्यू इग्नोर करते हैं, सब्जेक्ट एस्टिमेटेड है, इसमें अनुमान लगते हैं भाई, अनुमान की वजह से अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को वेरी किया जाता है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं। मैनिपुलेशन बेटा अकाउंट्स मेरे हैंड में, मालिक के हैंड में, मैनेजमेंट के हैंड में, वो चेंज करा सकते हैं। इन्फ्लेशन को हम ध्यान ही नहीं रखते, और दूसरी चीज हमारे कहीं ना कहीं फिक्स है हमारे प्रिंसिपल और मेथड, और हम फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डन। अब यहां पर एक और लास्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है बेटा चैप्टर। सब फील्ड, सब फील्ड क्या होता है? सब फील्ड मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भाई, टाइप्स या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कई तरीके के अकाउंट है मेरे बाबू, समंदर है समंदर, और मेरे बच्चे ने तो अभी डुबकी लगाई है। कई तरीके की है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग, पर हमें कुछ सिलेबस में दिए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं या जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसी अकाउंटिंग जिसका मेन उद्देश्य है टू फाइंड आउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बोले तो बड़ा लेवल। तो ऐसी अकाउंटिंग को करने के लिए अगर मैं कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, खत्म। तो जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बेटा? फाइनल स्टेप क्यों बनाते हैं हम? ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए और दूसरा बैलेंस शीट बन जाए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड यूजर एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एंड में फाइनली क्या बनाया जाता है? पीएनएल और बैलेंस शीट, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन निकालना, एंड प्रोडक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोले तो फाइनल अकाउंट, बोले तो पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे आप, ठीक है, आराम से फ्यूचर में पढ़ोगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएगी, सीएस वालों को ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती। पर इससे मैं बोलूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग का अपडेटेड वर्जन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विस की कॉस्ट निकालना कि उसको बनाने में कितना लागत लगी है। मान लो मैं कहूँ ये पेन बना के बेचता हूँ, तो इस पेन को बनाने में मटेरियल लगता है, कुछ लेबर लगती है और कुछ और खर्चे होते हैं। तो उन खर्चे, उन लेबर, उन मटेरियल का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो उसको करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कि भैया हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट और कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का अपडेटेड वर्जन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पे हम लोगों को डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट जो है हमारा डायरेक्टर वो डिसीजन लेता है कि भैया मान लो मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं और क्या क्या कर सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि मेरा ये प्रोडक्ट 100 रुपए का बनता है, मैं 150 में बेचता हूं, ठीक है, तो इसको बनाने में जो कॉस्ट कंपटीशन है 100 रुपए, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। और कल को बोलूं सेल प्राइस नहीं, मैं कॉस्ट कम करना चाहता हूं, तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए मुझे जो काम करने पड़ेंगे, दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? आपने कई नाम सुने होंगे कि मेक और बाय डिसीजन, कि हम कुछ बनाएं या खरीदें। कई बार हमने ये बनाते टाइम मेरे को लगता है इसमें एक पार्ट पड़ता है जो मैं बना भी सकता हूं और खरीद भी सकता हूं। अब जो सस्ता पड़ेगा उस पर काम करेंगे, अगर सस्ता मिलेगा तो सस्ता ये करेंगे, बनाना सस्ता पड़ रहा है तो बनाएंगे, खरीदना सस्ता पड़ेगा खरीदेंगे। क्लियर है? ऐसे ही कि बजट बनाना, फोरकास्ट करना, ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होता है मैनेजर्स के लिए इंटरनल रिपोर्ट करते हैं हम लोग जनरली, कि भैया उनको जो भी प्लानिंग, कंट्रोलिंग डिसीजंस लेने हैं उसमें हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? वो अकाउंटिंग है जिसका काम है बेटा क्या? कॉस्ट। किससे रिलेटेड काम है? कॉस्ट से शुरू होता है ये, कि भैया उसकी कैसे खर्चे वर्चे रिकॉर्ड होंगे, और दूसरा कहीं ना कहीं कॉस्ट को कंट्रोल और निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकार है, पढ़ना भी काम का नहीं है, ये बस आपको ये कहता है कि भैया आपकी जो आसपास की सोसाइटी है उसके लिए, जैसे आपने सुना होगा आगे जाके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने आसपास की सोसाइटी इंडिया में खर्च करना पड़ेगा वेलफेयर में। गंगा साफ करो, यमुना साफ करो, अपने आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वगैरह, हाईवे वगैरह में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करो भाई, देश के लिए कुछ करो। तो वो हमारी कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, कि हमें कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कौन से काम में खर्च करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारा ये हो जाता है। टैक्स अकाउंटिंग बेटा टैक्स निकालने में और टैक्स भरने में, टैक्स निकालने में, टैक्स भरने में और टैक्स प्लानिंग में हेल्प करता है, कि कैसे टैक्स निकाला जाएगा, कितना टैक्स भरा जाएगा और कैसे टैक्स हम बचा सकते हैं विद द प्रॉपर लीगल तरीके से।
तो ये टैक्स अकाउंटिंग का काम है, ये भी आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फ्यूचर में आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग तो भर भर के पढ़ाया जाएगा। सोशल अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपको ना के बराबर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो एक और है वैसे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉय। तो हमारी भी जो वैल्यूएशन होती है, जैसे आपने कभी सुना हो सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, मतलब एक एम्प्लॉय को रखने में कंपनी की क्या लागत पड़ रही है, उसको क्या सैलरी दी जाएगी, इंसेंटिव कितना दिया जाएगा, बोनस, तो कंपनी उसकी भी प्रॉपर अकाउंटिंग करती है। पेरोल अकाउंटिंग भी बोलते हैं कि एम्प्लॉय की अटेंडेंस से लेके एम्प्लॉय के सारे खर्चे वर्चे जो भी होते हैं मेंटेन करने के लिए, उसको भी अपन लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये सब ऐसे ही है, नॉर्मल है, जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट था वो पढ़ा दिया। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के जाना, टैक्स अकाउंटिंग पढ़ के जाना, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये चार चीजें पढ़ लेना। सोशल और ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय से रिलेटेड है, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड है, दैट्स इट। ठीक है, चलो खत्म है, लिमिटेशन खत्म है। लास्ट पॉइंट बचा है मेरे बच्चा, लास्ट पॉइंट बचा है। सीएस साहब आपका क्या काम है अकाउंट्स का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमने इतनी सारी अकाउंटिंग पढ़ ली सर जी, ये बताओ हम सीएस में क्या करेंगे? अकाउंटिंग का क्या रोल है अकाउंटिंग का एक सीएस के लिए? आजा बाबू देख, सबसे पहले किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीएस का क्या काम है? सीएस का क्या काम है बेटा? जितने भी आपकी कंपनीज एक्ट हैं, जितने भी सेबी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, सेबी के जो एग्रीमेंट हैं, और जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस वगैरह है, उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है या नहीं बनी है, उसको वेरीफाई करना है भाई साहब, तुझे ऑडिट करना है। समझ आ रहा है कि जितनी भी अकाउंटिंग बनाई गई है लॉ के हिसाब से, सेबी के हिसाब से, जो भी एएस इंडियस हैं, तो उसको चेक करना है वो चीज। कॉस्ट अकाउंटिंग का बोलूं तो उसके लिए सीएस क्या काम है बेटा? सीएस में जब आप स्टैट ऑडिट करोगे, स्पेशली कॉस्ट ऑडिट, तो वहां पे आप कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो उसके साथ काम करोगे, सीएमए वाले बच्चों के साथ काम करोगे और इंश्योर करोगे कि जो भी कॉस्ट से रिलेटेड सही से सारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको इसीलिए थोड़ी सी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो भैया आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने टाइम, ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट करते टाइम आपको अकाउंट्स को देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट करते टाइम आपको कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भाई आपको पता है सीएस साहब आप KMP कहलाते हो, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन मतलब समझ लो, आप तो नाम में ही मैनेजरियल लगा हुआ है, तो आपका तो डिसीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। डायरेक्टर्स को स्ट्रेटेजी बनाने में, डिसीजन लेने में, बोर्ड मीटिंग में आप हेल्प करोगे थ्रू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग सीएस साहब आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों टैक्स पढ़ाए जाएंगे आपको। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स भी पढ़ाया जाएगा और साथ में जीएसटी, कस्टम सब पढ़ाया जाएगा। तो वहां पे आप उसकी इनकम टैक्स और जीएसटी की कंप्लायंस कर सकते हो, टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो और काम भी कर सकते हो, ऑन प्रैक्टिस भी फील्ड पे भी काम कर सकते हो। तो बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप कल को KMP बनोगे तो आपको मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प कराना पड़ेगा। आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑडिट के साथ काम करोगे, स्टैट ऑडिट में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को वेरीफाई करोगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एज पर द कंप्लायंसेस, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, एज पर द सेबी बने हैं या नहीं बने हैं। टैक्सेशन में आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो, टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, टैक्स के सारा काम कर सकते हो। ठीक है, ऑडिट भी, अगर ऑडिट की बात करो तो फिर से ऑडिट के लिए स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट आप लोग करोगे, दैट्स इट। तो ऑडिट भी आप ही कर सकते हो भाई, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट आप कर सकते हो। बहुत सारे काम है यार, मैंने तो यहाँ पे भर दिया है। इतना पढ़ूंगा क्या मैं? इतना पढ़ूंगा क्या? पढ़ो यार ये खुद से सेल्फ, बात खत्म। ठीक है, कि भैया क्या क्या काम है आपके, तो भाई मैंने समझा दिया मेजर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग चेक करोगे आप, कॉस्ट अकाउंटिंग को कॉस्ट ऑडिट करते टाइम कॉस्ट ऑडिटर के साथ चेक करोगे। तीसरा, आप जितनी भी मैनेजरियल अकाउंटिंग है उसको KMP बनोगे तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करोगे, टैक्सेशन की कंप्लायंसेस वगैरह फॉलो करोगे, ऑडिट वगैरह करोगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट और हैं बस मेरे बाबू, बस। इसके बाद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, दिस इज द बेसिक। यहां मैंने आपका पूरा बेसिक चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, मजा आया? 2 लेक्चर में हमने प्रॉपर बेसिक खत्म किया है बेटा। इसमें से कुछ 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ लेना अच्छे से, ताकि जितने भी आपके अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं वो भी हो जाएं और याद भी हो जाए, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, थ्योरी आएगी, पक्की पक्की बात है। कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस चैप्टर से 10 नंबर का आ जाएगा। तो 10 नंबर के लिए इतना तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने समराइज कर दिया, मैंने रीड कर दिया, अब याद करने का काम तेरा है। थैंक यू सो मच। कमेंट करना, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे मेरे बच्चे।